ओके, तो हमने कुछ मेन चीज़ें पढ़ ली थी जिसके अंदर हमने गैंग्लियन, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स कौन से थे वो पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो वाले, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टर्स है ना जो कि न्यूरॉन्स हैं, जो कि सिग्नल को कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो उस सिग्नल को किस फॉर्म में रिलीज़ करके अगले न्यूरॉन को बताना है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी ऐसे केमिकल मैसेंजर होगा जो कि एक नर्व की एंडिंग से रिलीज़ होगा और दूसरे नर्व की एंडिंग पे वो उसके रिसेप्टर पे जाके लगेगा और उसको एक सिग्नल दे देगा। उसके बाद जो रिसेप्टर होगा वो किसी भी टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि जो हमारा एंड टारगेट सेल होगा जिसको हमने सिग्नल देना है उसके ऊपर वो रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो तो वो रिसेप्टर भी दो तरह के हो सकते हैं। उसके अंदर एक मस्कुरिनिक रिसेप्टर हो सकता है, दूसरा निकोटिनिक हो सकता है। अब ये कैसे करके होता है, जब हम आगे रिसेप्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मस्कुरिनिक कौन से होते हैं, निकोटिनिक कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइनैप्स वो वाले 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो 2 न्यूरॉन्स होती हैं वो एक दूसरे से साइनैप्स कर रही होती हैं, ठीक है। तो एक न्यूरॉन जो कि वो अपना सिग्नल रिलीज़ करती है और सामने से जो नेक्स्ट न्यूरॉन होती है वो उस सिग्नल को कैच करती है। तो इन दोनों के बीच में ये वाला गैप होता है, इसको हम कहते हैं कि ये साइनैप्स होता है, ठीक है, जहाँ पे 2 न्यूरॉन के बीच में केमिकल सिग्नलिंग का कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, उसको हम साइनैप्स कहते हैं। उसके बाद है कोलिनर्जिक और एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं या रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। ये जब इंट्रो के चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा और उससे अगले जितने भी 4 चैप्टर्स हैं उनके अंदर कोलिनर्जिक एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स भी होंगे और रिसेप्टर्स भी होंगे। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को एज अ रिसेप्टर रिलीज़ करते हैं। मीन्स कि अब यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और हमने उस रिसेप्टर जाहिर सी बात है सॉरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूरॉन की एंडिंग है और यहाँ से उसने अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है। और ऐसे न्यूरॉन्स जो कि अपने नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन को एज अ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो एंड्रीनर्जिक होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में यही डिफरेंस है। तो ऐसे रिसेप्टर्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो एसिटाइलकोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे उनको हम कहेंगे कि ये कोलिनर्जिक होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एंड कोलिनर्जिक, ये इन दोनों को इससे रिलेट करके याद रखना है। और जो एपिनेफ्रिन होते हैं जिनको हम एड्रीनलिन भी कहते हैं और नॉर एड्रीनलिन, तो उससे हमने एंडीनर्जिक न्यूरॉन्स को याद रखना है। और रिसेप्टर कौन से होंगे, ऐसे रिसेप्टर जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज से एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि अगर यही एसिटाइलकोलिन सामने वाले सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई रिसेप्टर पड़ा है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, और इस पर ये रिसेप्टर पड़ा है और अगर इस रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन आके लग जाता है और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। और अगर कोई मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ऐसा रिसेप्टर पड़ा है जो कि एपिनेफ्रिन की रिलीज से एक्टिवेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये एंडीनर्जिक जो है वो रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ऐसा न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलिन को एज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा, और ऐसा न्यूरॉन जो कि एपिनेफ्रिन को एज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे तो वो होगा एंडीनर्जिक न्यूरॉन होगा। और ऐसे रिसेप्टर जो कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज या उसकी बाइंडिंग से एक्टिवेट होंगे वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, और ऐसे रिसेप्टर जो कि एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की बाइंडिंग के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे उनको हम कहेंगे कि ये एंडीनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो दैट इज कोलिनर्जिक। ये क्या है? It's cholinergic and this one is adrenergic. ओके, सो ये टर्म भी हमें समझ में आ गई कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और एंड्रीनर्जिक जो है वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद है सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। जो हमने एएनएस पढ़ा था कि जी एएनएस की सारी वो ब्रांचिंग वगैरह हो रही थी
तो उसके अंदर अब जो ANS होता है ना, उसकी भी मेन जो होती हैं वो, उसकी जो इफरेंट ब्रांच होती है उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट वन होता है वो होता है, जो फर्स्ट होगा वो होगा सिंपैथेटिक सिस्टम। सॉरी, हम सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। जो फर्स्ट होगा वो होगा पैरासिम्पैथेटिक, जैसे हमारी बुक के अंदर चैप्टर्स दिए हुए हैं वैसे ही। एक पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है और जो दूसरी होती है वो होती है सिंपैथेटिक ब्रांच होती है। तो अब इसकी इसकी ना आगे दो किस्म की ड्रग्स होती हैं, जो कि कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, ठीक है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट करेंगी। और सेम इसी तरह सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए होगा कि ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्शंस को, और इसी तरह कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शंस को प्रमोट करेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि उसके एक्शंस को इनहिबिट करेंगी। तो हम उनको, ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शंस को इन्हांस करेंगी, अब वो उसको ना किसी भी तरीके से इन्हांस कर सकती हैं। वो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो है वो साइनेप्स के अंदर बढ़ा सकते हैं, उसके रिलीज़ को ज़्यादा कर सकती हैं। तो किसी भी मैकेनिज़्म के थ्रू अगर कोई भी ड्रग जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के सिस्टम के एक्शंस को इन्हांस कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है। और कोई भी ऐसी ड्रग जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शंस को इनहिबिट कर रही है, अब वो एसिटाइलकोलिन की रैपिड डिग्रेडेशन के थ्रू कर सकती है। हो सकता है कि वो एसिटाइलकोलिन को बनने ही ना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को जो है वो इनहिबिट कर दे। तो किसी भी मैकेनिज़्म से अगर कोई भी जो ड्रग है, कोई भी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एनी केमिकल जो है वो अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो एक्शंस हैं उसको इनहिबिट करे, तो हम बोलेंगे कि ये ड्रग जो है ये पैरासिम्पैथोलिटिक है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जितने भी वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर कोई ड्रग जो है वो उनके एक्शंस को इन्हांस कर रही है या वो उनके एक्शंस को मिमिक कर रही है, यानी कि वो हो सकता है कि एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ ना करी हो, बल्कि वो एपिनेफ्रिन से मिलता जुलता कोई ऐसा केमिकल हो जो कि जाकर रिसेप्टर पे लगे और वही एक्शन परफॉर्म करके दे दे जो कि एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन कर रहा था, तो उसको भी हम सिंपैथोमाइमेटिक में काउंट करेंगे। एंड सिंपैथोलिटिक ऐसी ड्रग जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके एक्शंस को इनहिबिट करेगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंपैथोलिटिक्स है। अब वो सेम वैसा ही कर सकती है कि एपिनेफ्रिन की रैपिड डिग्रेडेशन करा सकती है, उसकी सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है, उसके रिलीज़ को ब्लॉक कर सकती है, उसकी रैपिड रीअब्जॉर्प्शन करा सकती है ताकि वो साइनेप्स में रुके ही ना और फ़ौरन से पिछले जिस न्यूरॉन से वो रिलीज़ हुई थी उसी में रीअब्जॉर्ब हो जाए, तो उसका नेक्स्ट वाला न्यूरॉन या इफेक्टर ऑर्गन पर एक्शन आएगा ही नहीं। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे कि सिंपैथोलिटिक्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ ओके, ये ऊपर वाला टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे वो ये एनाटॉमिकल डिवीजन्स हैं, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि CNS पहले सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता है, फिर उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, CNS होता है और PNS होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर वो सारी नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होती हैं या ब्रेन के बाहर होती हैं, हमारी पेरिफेरीज के अंदर होंगी, हमारी बॉडी के अंदर विसरास के अंदर कहीं पर भी होंगी, उनको हम कहेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद हमने इनकी इफरेंट और एफरेंट डिवीजन जो थी वो दोनों पढ़ ली थी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इफरेंट डिवीजन वो होती है जो कि ब्रेन से दूर लेकर जाती है सिग्नल्स को आपकी बॉडी की तरफ, और एफरेंट डिवीजन वो होती है जो कि आपकी पेरिफेरी से सिग्नल को लेकर जाती है आपके ब्रेन की तरफ, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेंसरी है, ये सेंसेस के थ्रू सिग्नल्स को लेकर जाती है ब्रेन की तरफ। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इफरेंट डिवीजन के न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट वन वाज इफरेंट। अब जो इफरेंट होती है इसकी भी आगे दो ब्रांचेज होती हैं, जिसके अंदर वो उसको हमने फुल कॉलम से पढ़ लिया था कि उसके अंदर सोमैटिक होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक वो वाला होगा जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होगा जो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस होंगे उनमें होगा। और वो कौन कौन सी उसमें चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ा था कि
उसके अंदर हमारे विसराज होते हैं, वेस्कुलेचर की जो एक्टिवेशन इनिबिशन होती है वो भी एएनएस के थ्रू होती है। उसके बाद हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो भी एएनएस से कंट्रोल होता है। ग्लैंडुलर सेक्रेशन जो होती हैं वो भी एएनएस से कंट्रोल होती हैं। तो एएनएस के भी आगे 3 जो थी वो थी ब्रांचेस थी कि उनमें एक था हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, एएनएस की दैट इज एएनएस, और जो एएनएस होता है वो भी आगे, उसके भी आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक सिस्टम, एक उसका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, दूसरा जो है उसका पैरासिम्पैथेटिक होता है, एंड तीसरा जो होता है वो उसका एंटेरिक सिस्टम होता है जो कि सिर्फ हमारी गट के ऊपर काम कर रहा होता है। उसको हम कहते हैं कि ब्रेन ऑफ गट जो होता है वो हम इसी को कहते हैं। तो इसकी एएनएस के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होता है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वन वाज इफरेंट और इफरेंट डिविजन्स भी हो गई हैं। एंड जी आगे था कि दी टू न्यूरॉन चेन, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक सेंट्रल रिले स्टेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि ये गैंग्लियन है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में से जो भी न्यूरॉन्स निकलेंगी जो कि ब्रेन से निकल कर गैंग्लियन के पास जा रही उनको ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। और इनका जो सेल बॉडी होती है वो हमारे सीएनएस के अंदर पड़ी होती है। और ऐसी न्यूरॉन्स जो कि गैंग्लियन से निकल कर इफेक्टर ऑर्गन तक जा रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स होती हैं। और इनकी जो सेल बॉडी होती है वो गैंग्लियन के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। तो गैंग्लियन इज़ बेसिकली इट्स द सेंट्रल रिले स्टेशन ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स, ठीक है। और उसके बाद हम इनके कुछ डिफरेंसेस हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक के जो कि हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि अभी हमने कहा कि जी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सारी हमारे सीएनएस में से ओरिजिनेट करी होती हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होंगी, जाहिर सी बात है अगर दोनों सिस्टम अलग अलग हैं तो उनकी जो न्यूरॉन्स होंगी वो एक दूसरे पर ओवरलैप तो नहीं करेंगी ना, सिंपैथेटिक की अलग होंगी और पैरासिम्पैथेटिक की अलग होंगी। तो अगर उनकी न्यूरॉन्स अलग होंगी तो फिर उनका जो ओरिजिन होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो हमने कहा था कि ये सीएनएस से ब्रांच करती हैं सारी न्यूरॉन्स, और सीएनएस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है और एक ब्रेन होता है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम की न्यूरॉन्स होती हैं वो थोरेसिक और लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं। और वो भी कौन कौन सा, T1 जो होता है और जो L2 होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लंबर रीजन का L2 पार्ट होता है और T1 होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक की न्यूरॉन्स होती हैं वो जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9 एंड क्रेनियल नर्व 10। और स्पाइनल कॉर्ड के कौन कौन से रीजन होंगे, सैक्रल 2 एंड सैक्रल 4, ठीक है। इन रीजन से ओरिजिनेट करेंगे। इससे में अब कोई समझने वाली या समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये बस रट्टे वाली बात है। उसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं उसकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती है उनकी लेंथ कम होती है और उसके पोस्ट जो होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और जो कि पैरासिम्पैथेटिक होते हैं उनकी जो प्री गैंग्लियन होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और उसके जो पोस्ट गैंग्लियन होते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है। तो हम इसको ज़रा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि जस्ट इमेजिन दैट यहाँ पर आपको पड़ा है गैंग्लियन। अभी हम पहले देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम का। Here's the sympathetic system. हमने इनकी न्यूरॉन्स की लेंथ देखनी है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दैट यहाँ से आपके सीएनएस में से जो सिंपैथेटिक सिस्टम की प्री गैंग्लियंस है वो यहाँ से ब्रांच कर रही हैं, ठीक है। सो इट्स ओवर सीएनएस, ठीक है। यहाँ से प्री गैंग्लियन निकली और यहाँ पर हमारा है
गैंग्लियन है, ठीक है, इट्स गैंग्लियन। और एंड पर जो है वो हमारा है इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ पर एंड पर सिग्नल जाना है, ठीक है, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो जो होती है सिंपैथेटिक सिस्टम के गैंग्लियॉन्स होते हैं, वो जो होते हैं वो सीएनएस के करीब करीब पड़े होते हैं, मीन्स के वो इफेक्टर ऑर्गन से दूर होते हैं और सीएनएस के करीब होते हैं। तो क्योंकि वो सीएनएस के करीब होते हैं तो इसलिए सीएनएस से जो भी न्यूरॉन निकलेगी वो जल्दी गैंग्लियॉन के पास पहुंचेंगी और उसकी लेंथ कम होगी। तो इसीलिए जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसके प्री गैंग्लियॉन जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो गैंग्लियॉन इफेक्टर ऑर्गन से दूर होते हैं और जो गैंग्लियॉन से न्यूरॉन निकल कर इफेक्टर ऑर्गन के पास जाती है वो हम कहते हैं कि वो पोस्ट गैंग्लियॉन होती है। तो क्योंकि वो अब दूर है, ठीक है, क्योंकि वो दूर है इफेक्टर ऑर्गन से गैंग्लियॉन, तो इसलिए जो पोस्ट गैंग्लियॉन न्यूरॉन होगी उसको वहाँ तक जाते हुए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके बिल्कुल उल्ट सिनेरियो जो होगा वो होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए। पैरासिम्पैथेटिक में हम ये देखेंगे कि जो उसका गैंग्लियॉन होता है वो सीएनएस से दूर पड़ा होता है और इफेक्टर ऑर्गन के करीब करीब होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल इफेक्टर ऑर्गन के अंदर ही टर्मिनेट हो रहा होता है, ठीक है। तो जब वो इफेक्टर ऑर्गन के अंदर टर्मिनेट हो रहा होता है तो क्योंकि वो सेंटर में तो नहीं है प्रेजेंट, तो हम उसको 1-to-1 स्टेशन भी बोल देते हैं, 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी बोल देते हैं। तो हमने अभी ये देखा था कि ये सीएनएस है और पैरासिम्पैथेटिक की सिचुएशन में जो गैंग्लियॉन है वो दूर पड़ा है और इफेक्टर ऑर्गन के वो करीब है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो प्री सिनेप्टिक प्री गैंग्लियॉन होगा वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब उसका गैंग्लियॉन दूर है और उसको सीएनएस से गैंग्लियॉन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। और जो पोस्ट गैंग्लियॉन होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी क्योंकि वो इफेक्टर ऑर्गन तक उसको पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा क्योंकि जो गैंग्लियॉन है वही इफेक्टर ऑर्गन के पास पास पड़ा है। तो दैट्स द रीज़न कि इससे आप याद रख सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसका जो गैंग्लियॉन होता है वो उसके सीएनएस के करीब होता है, इसलिए उसके प्री गैंग्लियॉन जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और पोस्ट लेंथी होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसका जो गैंग्लियॉन होता है वो सीएनएस से दूर पड़ा होता है, रिफ्लेक्टर ऑर्गन के करीब पड़ा होता है एंड सम हाउ इन सम केसेस वो गैंग्लियॉन जो होता है वो इसके करीब होने के बजाय बिल्कुल इफेक्टर ऑर्गन के अंदर ही वो पड़ा होता है, उसके बिल्कुल ही पास पास होता है। तो इस वजह से उसके प्री गैंग्लियॉन लेंथी होते हैं, पोस्ट गैंग्लियॉन शॉर्टर होते हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड नेक्स्ट वन इज़, अच्छा गैंग्लियॉन की लोकेशन भी हो गई, इट इज़ क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड it is close or within the effector organ, that was the reason behind their length. Next one is branching। अच्छा उसके बाद ना इनका एक और डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना हम कहते हैं कि वो डिफ्यूज़ किस्म का सिस्टम होता है, यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स देगा वो पूरी बॉडी के यानी कि मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना वो थोड़ा डिस्क्रीट किस्म का होता है। डिस्क्रीट मीन्स के वो एट वन टाइम वो किसी एक ऑर्गन की एक्टिवेशन या इनहिबिशन कराएगा या उसको सिग्नलिंग करेगा, ठीक है। तो क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमने अभी कहा कि एक डिफ्यूज सिस्टम होता है, वो बॉडी के मल्टीपल टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट्स अ डिफ्यूज सिस्टम। तो जाहिर सी बात है अगर इसको डिफ्यूज़ रिस्पॉन्स क्रिएट करना है तो उसके लिए इसका जो नेटवर्क है वो वास्ट होना चाहिए। तो इसका जो वन प्री गैंग्लियॉन होता है इट साइनैप्स विद मल्टीपल पोस्ट गैंग्लियॉन, ठीक है। तो ये अपने एक सिंगल प्री गैंग्लियॉन से मल्टीपल पोस्ट गैंग्लियॉन के साथ कनेक्शन बनाकर बॉडी में हर जगह पे सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक होता है
वो एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है। डिस्क्रीट मीन्स कि वो एक टाइम पे एक सिग्नल लेकर जाएगा और एक ही टिश्यू या एक ही ऑर्गन को वो डिलीवर करेगा। तो ये जो होता है इसका 1 to 1 होता है, यानी कि इसका जो एक प्री गैंग्लियन होगा वो जाकर एक ही पोस्ट गैंग्लियन के साथ साइनैप्स करेगा। इट साइनैप्स विद सिंगल पोस्ट गैंग्लियन। ठीक है। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज इट्स इन देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं उनको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। और जो इट वाज मिस्टेक, सिंपैथेटिक को हम एडिनर्जिक बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसको हम कोलिनर्जिक बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है। अगेन इट्स अ मिस्टेक, सिंपैथेटिक को हम एड्रिनर्जिक बोलते हैं कि एंटीनर्जिक सिस्टम होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसको कहते हैं कि ये कोलिनर्जिक होता है, क्योंकि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। ठीक है। और उसका जब एपिनेफ्रीन है, या हम उसको एड्रेनालिन भी बोल सकते हैं। तो इस वजह से दूसरा जो सिंपैथेटिक होगा वो, हाँ, इसके अंदर एक और डिफरेंस है कि हम ये नहीं कहेंगे कि सिंपैथेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एपिनेफ्रीन होगा एज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर। इसके कुछ जो है वो होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को यूज़ करते हैं एज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर। और पैरासिम्पैथेटिक में होते ही मोस्टली एसिटाइलकोलिन है, बट सम हाउ सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर भी होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स को जो न्यूरॉन सप्लाई करे होते हैं वो एसिटाइलकोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह बट इसमें जो मेजर होंगे ना वो नॉरएपिनेफ्रीन होगा। सिंपैथेटिक के अंदर एसिटाइलकोलिन भी होगा बट वो इतना डोमिनेट नहीं होता, ज़्यादा कौन होता है वो नॉरएपिनेफ्रीन होता है। और वो किन किन रिसेप्टर्स पर जाकर काम करता है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर होता है। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, बीटा कहाँ पर होते हैं, अल्फा 1, इसके आगे फिर टाइप्स आएंगी, सब टाइप्स आएंगी। इसमें फिर हम देखेंगे अल्फा 1 कहाँ पर होते हैं, अल्फा 2 कहाँ पर होता है, बीटा 1 किधर होते हैं, बीटा 2 किधर होते हैं। इसी तरह और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, जाहिर सी बात है उसने भी जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करना है उसने भी किसी रिसेप्टर पे जाके लगना है। तो उसके अंदर भी दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुरिनिक और निकोटिनिक। ठीक है। तो जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक, उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, वो दो तरह के रिसेप्टर पे जाके काम करता है, या वो रिसेप्टर निकोटिनिक हो सकता है या मस्कुरिनिक हो सकता है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसको भी यहाँ पर इतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसेंशियल फॉर लाइफ कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारा नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है उसके अंदर वो काम कर रहा होता है, यानी कि जो हमारी रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन होती है उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है। और जो हमारी स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं, लाइक अगर आप किसी फेयर वाली कंडीशन में आ गए हो, या आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस है, या आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जा रही है, लाइक आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, आपको किसी एमरजेंसी सिचुएशन में आप फंस गए, तो उस टाइम पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और जो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन होती है उसके अंदर हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद है जी इट्स a mnemonic for memorizing the length of preganglion and postganglion for sympathetic system and parasympathetic system। उसके बाद जो हमने पढ़ा था ना कि ANS की 3 ब्रांचेज हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ANS जो होता है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, उनमें एक ये थी सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक और थर्ड वाज द एंटेरिक, जो कि हमारी गट के ऊपर काम करती है। तो हमने ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस पढ़ लिया। और एंटेरिक जो होती है ये थर्ड डिवीजन होती है इफरेंट नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी। इसको हम कहते हैं कि ये ब्रेन ऑफ गट होता है, ये हमारी जीआईटी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर एक मिजेंट्रिक प्लेक्सिस होता है जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स वगैरह को और हमारे जो गट के लोअर और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको सप्लाई कर रहा होता है। और ये कंट्रोल क्या करता है, जीआईटी की मोटिलिटी को, यानी कि
कि हमारी गट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी कि कम होंगी, सेक्रीशंस जो होंगी वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी। जैसे कि जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो हमारी गट में से मैक्सिमम सेक्रीशन निकल रहे होते हैं ग्लैंडुलर, और जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होती है और हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम पे सेक्रीशंस गट की जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद माइक्रो सर्कुलेशन वगैरह, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर की सेक्रीशंस वगैरह सारा उनके जो एंजाइमेटिक एक्शंस है वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये एंटेरिक सिस्टम की एक्टिवेशन जो है वो डिसाइड करेगी। उसके बाद है इट कैन फंक्शन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएनएस, यानी कि अगर आपके सीएनएस में से सिग्नलिंग नहीं भी हो रही है तब भी आपका जो एंटेरिक सिस्टम होगा वो काम कर रहा होगा। उसके बाद हमने देखना है कि क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो कि इफरेंट डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, सोमैटिक और एएनएस। ठीक है, तो एएनएस हमने ऊपर पढ़ लिया और सोमैटिक वो वाली होती है जो कि वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होती है हमारी बॉडी के। ठीक है, तो जो सोमैटिक होता है उसके अंदर हमारे वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि उसके नाम से पता चला है दैट इज़ ऑटोमेटिक, तो उसके अंदर वो इनवॉलंटरी फंक्शनिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है, एक तो इनकी कंट्रोल का डिफरेंस हो गया, एक इनकी कंट्रोल का डिफरेंस हो गया। दूसरा ये होता है कि इनकी जो न्यूरॉन चेन होती है सोमैटिक की वो बिल्कुल सिंगल होती है। उसके अंदर ये होता है कि आपके जब सीएनएस में से सिग्नल निकलता है सोमैटिक सिस्टम का तो इट्स ऑफ सीएनएस, यहाँ से न्यूरॉन निकलेगा और सीधे जाके इफेक्टर ऑर्गन पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इनके बीच में ये होता है कि कोई भी गैंग्लियन नहीं होता। सोमैटिक्स जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सोमैटिक सिस्टम होता है उसके अंदर कोई भी रिले स्टेशन नहीं होता। वो सिंपल सीएनएस से सिग्नल आएगा, एक ही न्यूरॉन वहाँ से निकलेगी और वो जाकर इफेक्टर ऑर्गन को वो सिग्नल दे देगी। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंटर में गैंग्लियन होता है, उस गैंग्लियन के पास जो न्यूरॉन जा रही होती है सीएनएस से निकल कर वो हमारे पास होती है प्री गैंग्लियन, और उस गैंग्लियन से निकल कर जो इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रही होती है वो होती है पोस्ट गैंग्लियन। तो इसके अंदर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर सिंगल होती है। उसके बाद माइलिनेशन का फ़र्क होता है, यानी कि वो जो न्यूरॉन जा रही होती है उसके ऊपर हमें पता है कि माइलिन शीट्स लगी होती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ द सिग्नल। तो माइलिन शीट जो होती है वो सोमैटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके जो प्री गैंग्लियन जो होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं वो माइलिनेटेड नहीं होते। उसके बाद है गैंग्लिया, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते सोमैटिक सिस्टम के अंदर और ऑटोनॉमिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका टारगेट टिश्यू जो होता है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर तो हमें पता है कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, तो वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, बाकी स्मूथ मसल्स वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारी ग्लैंड्स की सेक्रीशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो सब कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर आती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि सोमैटिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा मेजरली वो एसिटाइलकोलिन होगा। और वो किन वाले, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि वो मसल्स पे जाके लग रहा है तो जाहिर सी बात आगे मसल्स के सेल्स पड़े हैं, और अगर सेल्स पड़े हैं तो उनकी एक्टिवेशन के लिए जाहिर सी बात है उनको ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होने चाहिए, जो पहले रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और फिर उस मसल जो सेल होगा उसके अंदर से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये जाके लगते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर, जो कि एसिटाइलकोलिन जो है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, वो जब निकलता है ब्रेन से और एंड पे जाके उसने अपने इफेक्टर ऑर्गन पे जाके एक्ट करना होता है, तो वहाँ पर वो किस वाले रिसेप्टर पे जाके करता है, निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो प्रीडोमिनेंट जो होते हैं वो दो होते हैं, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर मेजरली काम कर रहा होता है, और जो एसिटाइलकोलिन है ये पैरासिम्पैथेटिक के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद स्पीड जो है वो इसकी फास्टर होती है, क्योंकि इसके बीच में कोई वो नहीं होता, कोई रिले स्टेशन नहीं है, कोई डबल जो है वो चेन ऑफ न्यूरॉन्स नहीं काम करी, सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन है, उसी ने सिग्नल लेके जाना है, बस उसने निकलना है और इफेक्टर ऑर्गन के पास चले जाना है। बट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर जो प्रोसेस होता है सिग्नलिंग का वो थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद हमने देखना है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक के डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि किस किस टिश्यू पर, किस किस ऑर्गन के ऊपर क्या क्या
तो हमने ये देखना है कि किस ऑर्गन के ऊपर अगर जाकर सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाए तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन हो जाए तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जो होती हैं आइज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने ये याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो कब कब एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट होगा फ्लाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और जो कि पैरासिम्पैथेटिक होता है वो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशंस के अंदर वो उसकी एक्टिवेशन होती है, ठीक है। तो अब हमने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप किसी भी ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ पे अब आपको समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो उसके अंदर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी डायलेशन हो जाएगी आपके प्यूपिल्स की, जिसको हम कहते हैं इन मेडिकल टर्म हम मिड्रियासिस बोलते हैं। तो आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी जगह जा रहे हैं, आपके सामने चोर डाकू आ गए हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आप खौफज़दा होंगे और उसके बाद आपकी जो आँखें होंगी वो फैल जाएंगी डर के मारे। तो वो आंखें फैल रही हैं, दैट आर द प्यूपिल्स जो कि डायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन का आपकी आइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मिड्रियासिस हो जाएगी, ठीक है, आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे। उसके बाद जो फार विजन के जितने भी वो होंगे मसल, जो सिल्की मसल होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके हार्ट पे क्या फ़र्क आएगा, आपका हार्ट रेट, जाहिर सी बात है हमें पता है जब हम इस तरह की सिचुएशन में आप सामने कोई चोर डाकू असला वगैरह लेकर खड़े हो तो उस टाइम क्या होगा, आपका दिल की धड़कन खुद ही बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन जब भी होगी तो आपके हार्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, उसकी कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा, क्योंकि देखें अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के वो सारे वाइटल फंक्शंस जो होते हैं ना वो मैक्सिमम पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल जो लंग्स हैं उनकी लंग रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है तो आपकी सबसे पहले तो ऑक्सीजनेशन जो है वो उस टाइम पे इफेक्ट हो जाएगी। तो फिर आप अपने आप को वहाँ से बचाओगे कैसे, तो उस टाइम पर आपकी जो वेसल सॉरी जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की ट्यूब्स होती हैं, ये जो भी उसकी सर्फेसिस होती है सारी वो सारी डायलेट कर जाती हैं। तो ब्रोंको डायलेशन होगी ताकि मैक्सिमम जो है वो एयर पास हो और ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से रिस्पॉन्स दे सके, अगर आपको वहाँ से भागना है तो वो भाग सके। तो लंग्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट आएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होगी वो डायलेट हो जाएगी। उसके बाद ब्लड वेसल जो होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर हमने देखा कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी वेसल्स की तो ब्लड फ्लो जो होगा, जब ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ब्लड है ये नीचे, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ काम करेंगी कि हमारे ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाए, ठीक है। बीपी तो हमारा राइज करेगा एक कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन जो हमारी स्केलेटल मसल जो कि उस टाइम पे यूज़ होने हैं, ठीक है, जो कि हमें भागने के लिए हमें यूज़फुल होंगे, तो उस टाइम पर उनको सप्लाई करने के लिए हमारी वेसल्स का डायलेट होना ज़रूरी है। तो वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, आपके स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगी। उसके बाद गट उस टाइम पे साइलेंट हो जाएगी सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गट को ब्लड सप्लाई की या उसको सिग्नलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को है। अब आपने वहाँ पे भागना है फॉर एग्जांपल, तो आपके हाथों पाँवों में ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए सारा कुछ, या फिर आपके गट में, जाहिर सी बात हमारे हाथों पैरों में होना चाहिए। तो उस टाइम पे गट जो होती है उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई भी वहाँ से थोड़ी सी कम होकर ज़्यादा जो होती है वो पेरिफेरीज की तरफ होने लग जाती है। तो गट जो होती है वो हमारी उस टाइम पे साइलेंट हो जाती है, तो इस वजह से उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है। उसके बाद है स्फिंक्टर्स जो होते हैं ब्लैडर के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस टाइम पे, तो यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो एक तो ये होगा ना कि आपके जो ब्लैडर के जो स्फिंक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मतलब वो क्लोज हो जाएंगे, और तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मतलब वो यूरिनेशन के प्रोसेस को फॉर दैट टाइम इनहिबिट कर देंगे। और डिट्रूजर मसल जो होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर के अंदर होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी ना ब्लैडर की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो ब्लैडर होगा वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा यूरिन को और उसको पास नहीं होने देगा फॉर दैट टाइम पीरियड। और
जो एड्रिनल मेडुला होगा उसमें से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलेगा, जो कि हमारे ब्लड और जो कार्डिक जितने भी फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करेगा। उसके बाद होती है किडनी। किडनी जो होती है वो रेनिन जो होती है उसको ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाती है। जब रेनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हमारा फिर बीपी जो होता है वो राइज़ करता है। उसके बाद लीवर जो होता है वो ग्लूकोनियोजेंसिस कराना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको उस टाइम पे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो पहले आपकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, पहले सारा ग्लाइकोजन वगैरह टूटेगा और उसके बाद ग्लूकोनियोजेंसिस होगी, नई ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगी, ताकि आपके एनर्जी स्टोर जो हैं वो उस टाइम पर आपकी बॉडी को सप्लाई होते रहे, ठीक है। उसके बाद लिपोलाइसिस भी इसी वजह से होगी, एनर्जी सप्लाई के लिए। और जेनिटल्स पे इनका ये इफेक्ट आएगा कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो इजैकुलेशन कराएगा, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इरेक्शन कराएगा, ठीक है। ये याद रखना हमने कि जेनिटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो इजैकुलेशन होगी, और अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो इरेक्शन होगी। और उसके बाद है सिलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी उस टाइम पे उनकी ना थिक सेक्रेशन निकलती है, विस्कस होती है, बट इट इज़ लेस इन अमाउंट, ठीक है। यानी कि स्मॉल अमाउंट जो होगी वो रिलीज होती है उस टाइम पे सिलिवरी ग्लैंड्स की। वो किस लिए होती है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि गट पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि गट जो है उस टाइम पे साइलेंट हो जाती है, ठीक है। वेयर इज द गट, जी ये है। तो उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है, और क्योंकि उसकी मोटिलिटी कम है तो हमें अभी फ़िलहाल अपनी गट के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं परफॉर्म करना जो उस टाइम पे हमारी हेल्प कर सके। तो उस टाइम पे फिर सेक्रीशंस भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हमें तब डाइजेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस टाइम पर मसल्स की एक्टिवेशन चाहिए, स्केलेटल मसल्स की। तो क्योंकि गट अभी साइलेंट है तो इस वजह से सलाइवा को भी सेक्रेट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो सलाइवा कम सेक्रेट होगा और थिक सेक्रेट होगा। और उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी सेक्रेशंस होती है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर बीपी राइज हुआ है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स वर्क कर रहे हैं तो हीट जनरेट होगी और उससे फिर क्या होगा, स्वेटिंग होगी हमें। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा, उसमें मियोसिस हो जाएगी। मतलब अब हमने बस यही देखना है कि जो भी सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर चीज़ें हो रही थी उन सब का जो ऑपोजिट होगा वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जाने लग जाएगा। अगर इधर मिडरियासिस हो रही थी, पिपल्स डायलेट हो रहे थे, तो जो नॉर्मल कंडीशन होगी जब सिम्पैथेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा उसकी एक्टिवेशन से, जाहिर सी बात है परमानेंट तो नहीं रहनी, थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी सारी चीज़ें। तो फिर जो जो डायलेशन जहाँ पर हुई थी पिपल्स की वो कॉन्स्ट्रिक्शन में चेंज हो जाएगी। ये जो आगे रिसेप्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब रिसेप्टर्स का टॉपिक आएगा उसके अंदर हमें पता है, हम पढ़ेंगे कि कौन से वाला रिसेप्टर कहाँ पे पड़ा होता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो क्या कराता है, मियोसिस कराता है या मिडरियासिस कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है या रिलैक्सेशन कराता है। उसके बाद सिलेरी मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और नियर विजन जो होगी वो हमारी अच्छी होती है। जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फॉर की जो दूर की नज़र होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम करी होती है, जब पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन होती है तो जो करीब की नज़र होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम करी होती है। हार्ट रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगी। ब्रोंक्यूल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स के इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन जिसके अंदर ब्लॉकेड हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का। कॉन्स्ट्रिक्शन के जो सिंपैथेटिक के दौरान जो डायलेशन हुई थी उसको अब नॉर्मलाइज करने के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। उसके बाद वेसल जो होती है उस पर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आता पैरासिम्पैथेटिक का। गट की मोटिलिटी ज़्यादा, क्योंकि हमने कहा है कि ये रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन है, तो उस टाइम पे मोटिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गट की ज़्यादा हो जाएंगी, ब्लैडर जो होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। तो आप यूरिन अब नॉर्मल जब आपकी बॉडी ऐसे आप काम कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको यूरिन होल्ड करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पर स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं। अगर आपको इनफ अमाउंट ऑफ यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है तो वो पास हो जाएगा। उसके बाद है डिट्रोजर मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी यूरिन पास होगा। मतलब कि यूरिन को पास होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो डिट्रोजर मसल जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, और दूसरा स्फिंक्टर्स ओपन होने चाहिए, मीन्स के रिलैक्स होने चाहिए तभी वो ओपन होंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले पे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आता। पैरासिम्पैथेटिक का इरेक्शन का मैंने आपको बता दिया था। एंड सिलिवरी ग्लैंड्स की सेक्रेशंस कॉपियस ज़्यादा होती हैं, वाटरी होती हैं और थोड़ी थिन होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम यही चाह रहे होते हैं कि डाइजेशन अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स बने एनर्जी के, जो कि जब अगर कभी बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन वाली सिचुएशन में जाए तो वो स्टोर्स काम आ सके। तो इस वजह से गट की जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी इन्हांस हो जाती है। और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हीं की एक्टिवेशन से ये रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, दैट वाज अ डिफरेंस। और उसके बाद आगे है
फंक्शंस, ये सारी वही चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं टेबल के अंदर। और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, दे आर इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम बट यूज एसिटाइलकोलिन नॉट। अब यही मैं आपको तो बता रही थी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। बट अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की जो सप्लाई है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को जा रही है तो वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो कौन होगा, वो एसिटाइलकोलिन होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होती है कि वैसे तो एसिटाइलकोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, बट जब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होगी और वो स्वेट ग्लैंड्स को जाके सप्लाई कर रही है नर्व सप्लाई, तो उस टाइम पर वो एसिटाइलकोलिन को एज ए इट्स न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करेगी। तो ये एक एक्सेप्शन केस होता है, एक एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है। उसके बाद ये टेबल हम कर चुके हैं। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो अ निमोनिक फॉर memorization of parasympathetic activation that causes the erection and sympathetic activation that causes the ejaculation and पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आपने बस ये याद रखना है कि उस टाइम पर क्योंकि हमारी गट मैक्सिमम अपना पोटेंशियल दे रही होती है तो फिर हमें वो सारी चीज़ें चाहिए जो हमारी गट को उसके फंक्शंस को इन्हांस करती हैं। इनकी मोटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, चर्निंग वगैरह होनी चाहिए स्टमक के अंदर, सलाइवा ज़्यादा सेक्रेट होनी चाहिए, एंजाइम्स रिलीज़ होने चाहिए, ये सारा कुछ। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर सलाइवेशन भी होगी, लैक्रिमेशन, आइज़ के अंदर जो टेयर्स होते हैं वो ज़्यादा बन रहे होंगे, यूरिनेशन हो रही होगी क्योंकि ड्यूट्रोजल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और स्फिंक्टर्स जो हैं ब्लैडर के वो रिलैक्स हो रहे हैं। और उसके बाद ये है डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास हो रहा है आपका। उसके बाद है फाइट और फ्लाइट की, वही ये अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ये होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल जब आपका बीपी ड्रॉप करता है तो उस टाइम पर उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि आप शॉक में चले गए हो या फिर आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से आपका बीपी जो है वो कम हो गया। तो उस टाइम पर अब होगा क्या कि सबसे पहले जो आपका साइनसेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो इस चीज़ को सेंस करते हैं कि बीपी आपका ड्रॉप कर रहा है। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे पड़े होते हैं, एक एओर्टिक आर्च होती है आपकी, वहाँ पर कैरोटिड साइनस के अंदर आपके वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब वहाँ से इन एरियाज़ में से इसमें से और इसमें से जब ब्लड गुजरता है तो उस टाइम पे फिर वो रिसेप्टर सेंस करते हैं कि बीपी ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे, वो सिग्नल्स भेजेंगे किसको, आपकी ब्रेन स्टेम में। हमने कहा था कि जो एफरेंट डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में से सिग्नल को लेकर जाती है हमारे ब्रेन के पास। तो जैसे ही वो रिसेप्टर्स जो हैं वो इस बात को सेंस करेंगे कि बीपी कम है तो वो एफरेंट इम्पल्सेस जो होंगे वो भेजेंगे हमारे ब्रेन स्टेम को, और ब्रेन क्या करेगा, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारी कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी हार्ट की जिसकी वजह से हमारा जो होगा वो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से हमारा ब्लड राइज कर जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और बीपी नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो ये एक बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। अगर इसी का हम उल्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर आपको बीपी ज़्यादा हो गया तो यही रिसेप्टर जो होंगे ये इस बात को सेंस करेंगे कि बीपी ज़्यादा हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे, वो सिग्नल्स भेजेंगे ब्रेन स्टेम को कि अब सिंपैथेटिक की एक्टिवेशन ना हो बल्कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन हो। तो उस वजह से फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें कम होगी, तो ये भी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद है ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बीपी को कंट्रोल कर रहा होता है जब तक कि हम उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। उसके बाद है क्लासिफिकेशन दी हुई है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। अगर हम एनाटॉमी की बेस पे बात करें तो वो ये कि हमारे ब्रेन में से कौन कौन से ऐसे डिवीजन्स निकल रही हैं जो कि हमारी पेरिफेरीज को सप्लाई हो रही है। तो एक सिंपैथेटिक है, दूसरी पैरासिम्पैथेटिक और तीसरी इंटेरिक है। ठीक है, एनाटॉमी की बेसिस पर है। इनके रीजन्स हमने ऊपर पढ़ लिए थे कि ये कहाँ कहाँ से निकल रही होती हैं, किस जगह पे जाके सप्लाई कर रही होती हैं, हमने सारा पढ़ लिया। न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे कौन सी होंगी, यानी कि ANS का वो कौन सा पार्ट है जो कि कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन कराता है और कौन से वाले डिवीजन है जो एंडीनर्जिक ट्रांसमिशन कराते हैं। तो हमें पता है कोलिनर्जिक जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है और जो एंडीनर्जिक है वो सिंपैथेटिक डिवीजन को ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने रिसेप्टर की बेस पे करना है तो वही कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कि एसिटाइलकोलिन को एज अ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं।
सॉरी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो वाले रिसेप्टर होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज से एक्टिवेट होते हैं, जो उसकी बाइंडिंग से एक्टिवेट होते हैं, और एंडोनर्जिक वो वाले होते हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन की बाइंडिंग से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये इनके रिसेप्टर की बेस पे क्लासिफिकेशन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे है और ये एनाटमी की बेस पर है। उसके बाद है जी वो ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, उनके रीजन्स लिखे हुए हैं, वही एनाटमी सारा कुछ। कोलिनर्जिक के अंदर उन्होंने वही लिखा हुआ है कि सेंसिस होगी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की। उसके बाद रिलीज, ये वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि वेसिकल के ना एंड पर, यानी कि न्यूरॉन के एंड्स पर, ये न्यूरॉन होता है पूरा, ये इधर न्यूरॉन होता है और इस न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है जहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना होता है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन्स अंदर की तरफ पड़ी होती हैं जो कि फ्यूजन कराती हैं ताकि एसिटाइलकोलिन के वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाए। उसके बाद एंडोनर्जिक ट्रांसमिशन जो होती है, ये सारी आगे हम जब इनकी सेंसेस पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन कैसे सेंसाइज होता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम, ये एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जो कि एसिटाइलकोलिन जब रिलीज हो जाएगा साइनेप्स के अंदर तो उसकी फिर ब्रेक डाउन कर देगा, तो जैसे एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसकी टर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो है वो एंडोनर्जिक, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है जो उसके सेंसेस में यूज़ होता है, इसकी टर्मिनेशन कौन कराता है, नॉर एपिनेफ्रिन की जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। मींस कि अब एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गया, उसके अंदर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं कि ये न्यूरॉन है और ये इसकी नर्व एंडिंग है, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया और ठीक है, अगर इसकी टर्मिनेशन अगर हो जाए किसकी हेल्प से, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, तो ये टूट जाएगा, ये एसिटाइलकोलिन जो होगा इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो किस तरह से उसकी टर्मिनेशन होती है कि उसकी सेंसेस का तो प्रोसीजर है ही सही ना अलग से, तो जब वो अपने साइनेप्स में से रिलीज़ हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से दोबारा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जब वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका जाहिर सी बात है फंक्शन भी नहीं आएगा, उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर साइनेप्स। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन की टर्मिनेशन इस तरह से भी हो सकती है कि उसकी रीअपटेक हो जाए। ठीक है, उसके बाद है नॉन एंडोनर्जिक और नॉन कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको वो यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द केमिकल सिग्नलिंग। और कोलिनर रिसेप्टर कौन से होते हैं, मस्कुरेनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं। निकोटिनिक की 2 टाइप्स होती हैं, मस्कुरेनिक की 5 टाइप्स होती हैं। और एंटीनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनको हम कर ही लेते हैं इधर। ठीक है, तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है ना, उसके अंदर 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें एक मस्कुरिनिक होते हैं और एक निकोटिनिक होते हैं। अब ये एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मस्करीन, तो वो रिसेप्टर वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एसिटाइलकोलिन से मिलता जुलता होता है, तो अगर वो जाकर कोलिनो रिसेप्टर्स पे लग जाए, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे अगर मस्कुरीन जाके लग जाए तो हमें ऑलमोस्ट वैसा इफेक्ट देती है जैसा कि एसिटाइलकोलिन दे रहा होता है। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो कि मस्कुरीन की बाइंडिंग से एक्टिवेट हो जाएं उनको हम कहेंगे मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स, और ऐसे रिसेप्टर्स जो कि निकोटीन की बाइंडिंग से एक्टिवेट हो जाए उनको हम कहेंगे कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स की, M1, 2, M3, 4 एंड 5। ठीक है, और निकोटिनिक जो होते हैं उसकी सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं, एक NN होती है, ये नर्वस सिस्टम के अंदर होगी, और एक NM होती है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है जिसके अंदर जब न्यूरॉन से सिग्नल आ रहे होते हैं और वो मसल्स के ऊपर आकर जंक्शन बना रहे होते हैं, उसको सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो जो जंक्शन होता है उस पर जो न्यूरॉन्स रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो न्यूरोमस्कुलर या वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे। तो मस्कुरिनिक की ये 5 टाइप्स होती हैं और निकोटिनिक की ये 2 टाइप्स होती हैं। ये वाले जो होते हैं ये CNS के अंदर होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये M1, M2, M3, 4, 5 होते हैं, इनकी भी अलग अलग लोकेशन होती हैं। M1 जो होते हैं ये हमारे
हार्ट के अंदर होते हैं, सॉरी ये हमारे CNS के अंदर, हमारी गट के अंदर होते हैं। M2 जो होते हैं ये हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, और M3 जो होते हैं ये हमारे स्मूथ मसल्स वगैरह के अंदर होंगे। अब स्मूथ मसल्स जहाँ भी बॉडी के अंदर होंगे वो हमारे विसरास के अंदर होंगे, वो हमारी ब्लेडर के अंदर होंगे, वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर होंगे, वो हमारी मसल्स सॉरी वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो सारे, तो उन सब वो सब कहाँ पे प्रेजेंट, आई के स्मूथ मसल्स होते हैं वो सारे, उन पे जो रिसेप्टर्स होता है वो M3 रिसेप्टर्स होते हैं। M4 और 5 जो होते हैं ये CNS के अंदर मोस्टली होते हैं, बट ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते ख़ास। तो ये रिसेप्टर्स की लोकेशन की बेस पर उनको अलग अलग से क्लासीफाई कर दिया। तो पैरासिम्पथेटिक ये दो होते हैं, और जो सिम्पथेटिक सिस्टम होता है उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। वो किसकी बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हम इस बेस पे करते हैं कि वो किस वाले न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो एपिनेफ्रिन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉर एपिनेफ्रिन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ दीज केमिकल्स को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसकी बेस पे हम करते हैं। तो जो मेजर होंगे ना वो दो ही होंगे, अल्फ़ा बीटा, एंड थर्ड वन डोपामीन भी होते हैं, बट अभी हम सिर्फ इन दो को डिस्कस करते हैं। तो अल्फ़ा जो होते हैं इसकी भी आगे अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 जो होते हैं वो और लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, अल्फ़ा 2 और लोकेशन पे होंगे। तो इसी तरह फिर इनकी जो एक्टिवेशन होगी वो भी अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगी। अगर अल्फ़ा 1 एक्टिवेट हो रहा है तो वो सिर्फ वो वाला रिस्पॉन्स हमें देगा जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से आ सकता है। मीन्स कि अगर आपकी वेसल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेसल्स के अंदर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो सिर्फ वो वाला रिस्पॉन्स क्रिएट होगा जो कि आपकी वेसल्स के थ्रू आएगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी अल्फ़ा रिसेप्टर्स होंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं। जिस रिसेप्टर की सब टाइप की एक्टिवेशन हो रही है रिस्पॉन्स भी सिर्फ वो वाला आएगा, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा। बीटा 1 जो है, बीटा 1 2 एंड बीटा 3 ही बहुत माइनर होता है बीटा 3, बट मेनली बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं। तो ये इस तरह से रिसेप्टर्स की टाइप्स होती हैं। और डोपामीन जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ये जो D1 होता है ये हमारे D1 प्रेजेंट होता है मिसेंट्रिक जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पर, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन को और गट के ऑर्गन्स को कर रही होती हैं, उसको सप्लाई करी, यानी कि उसकी जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो D2 होता है ये हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पर प्रेजेंट होता है। अब इसका वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ये जब हम एंडोजेनिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि D2 अगर प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट है सिंपैथेटिक सिस्टम के, तो वो वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कि सिग्नलिंग कैसे होती है। हार्मोनल सिग्नलिंग होती है बॉडी के अंदर, लोकल सिग्नलिंग होती है, और ये न्यूरोट्रांसमिशन होती है। जो हार्मोनल होती है उसके अंदर हमें पता है ग्लैंड्स वगैरह हार्मोन सेक्रेट करेंगे, वो हमारे ब्लड में जाएंगे, फिर वो ब्लड से ट्रैवल करके टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे, तो उससे हमारे पास वो रिस्पॉन्स आएगा जो उस हार्मोन की वजह से आता है। लोकल मीडिएटर्स के अंदर अब वो हिस्टामिन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी, सेरोटोनिन, जो कि लोकल मीडिएटर्स, जो लोकल न्यूरोट्रांसमीटर हमें जो रिस्पॉन्स देंगे वो लोकल मीडिएटर्स की वजह से आएगा। उसके बाद न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो ओके। सो नेक्स्ट इज़ द एसिटाइलकोलिन।